नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी रेल की रात, जिसके लेखक हैं इला चंद्र जोशी जी। गाड़ी आने के समय से बहुत पहले ही महेंद्र स्टेशन पर जा पहुंचा था। गाड़ी के पहुंचने का ठीक समय मालूम ना हो, यह बात नहीं कही जा सकती। जिस छोटे शहर में वह आया हुआ था, वहां से जल्दी भागने के लिए वह ऐसा उत्सुक हो उठा था कि जानबूझकर भी अज्ञात मन से, शायद किसी अबोध बालक की तरह, वह समझा था कि उसके जल्दी स्टेशन पर पहुंचने से संभवतः गाड़ी भी नियत समय से पहले ही आ जाएगी। होल्डाल में बंधे हुए बिस्तरे और चमड़े के एक पुराने सूटकेस को प्लेटफॉर्म के एक कोने पर रखवाकर वह चिंतित तथा अस्थिर सा अन्य मनस्क भाव से टहलते हुए टिकट घर की खिड़की के खुलने का इंतजार करने लगा। महेंद्र की आयु 32-33 वर्ष के लगभग होगी। उसके कद की ऊंचाई 5.5 फीट से कम नहीं मालूम होती थी। उसके शरीर का गठन देखने से उसे दुबला तो नहीं कहा जा सकता, तथापि मोटा वह नाम का भी न था। रंग उसका गेहुआ था। कपोल कुछ चौड़ा, भौहें कुछ मोटी किंतु तनी हुई, आंखें छोटी पर लंबी, काली मूछें घनी पर पतली और दोनों सिरों पर कुछ ऊपर को उठी थी। वह खद्दर का एक लंबा कुर्ता और खद्दर की धोती पहने था। सर पर टोपी नहीं थी। पांवों में घड़ियाल के चमड़े के बने हुए चप्पल थे। उसके व्यक्तित्व में आकर्षण अवश्य था, पर वह आकर्षण सब समय सब व्यक्तियों की दृष्टि को अपनी ओर नहीं खींचता था। सूरज बहुत पहले डूब चुका था और शुक्ल पक्ष की अपूर्ण गोलाकार चंद्रमा अपनी किरण जाल से दिगंत को स्निग्ध आलोक छटा से विभासित करने लगा था। स्टेशन पर अधिक भीड़ न थी। प्लेटफॉर्म पर टहलते टहलते पूर्व की ओर कदम निकल जाने पर ऐसा मालूम होने लगता था कि चांदनी दीर्घ विस्तृत समतल भूमि पर अलस क्लांति की तरह पड़ी हुई है। झिल्ली झनकार का एकांतिक मर्मर स्वर इस अलसता की वेदना को निर्मम भाव से जगा रहा था, जिसे महेंद्र के हृदय की सुप्त व्याकुलता तिलमिला उठती थी। सिग्नल डाउन हो गया था। टिकट घर खुल गया था। 3rd क्लास का टिकट खरीदकर महेंद्र गाड़ी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में दूर से ही सर्च लाइट के प्रखर प्रकाश से तिमिर विदारण करती हुई गाड़ी दिखाई दी और झकझक करती हुई स्टेशन पर आ खड़ी हुई। सामने के कंपार्टमेंट में केवल 2 व्यक्ति बैठे थे और वे भी उतरने की तैयारी कर रहे थे। महेंद्र एक हाथ में बिस्तर की गठरी और दूसरे हाथ से सूटकेस पकड़कर उसी में जा घुसा। जो 2 व्यक्ति कंपार्टमेंट में थे, उनके उतरते ही एक चश्माधारी सज्जन ने 2 महिलाओं के साथ भीतर प्रवेश किया। कुली ने आकर नवागंतुक महाशय का सामान भीतर रख दिया और मजूरी के संबंध में काफी हुज्जत करने के बाद पैसे लेकर चला गया। चश्माधारी सज्जन महिलाओं के साथ महेंद्र के सामने वाली बेंच पर बड़े आराम से बैठ गए। मालूम होता था कि वह बड़ी हड़बड़ी के साथ गाड़ी के आने के कुछ ही समय पहले स्टेशन पहुंचे थे और घबराहट में थे कि महिलाओं को साथ लेकर यदि किसी कंपार्टमेंट में जगह न मिली तो क्या हाल होगा। वह अभी तक हाँफ रहे थे, जिससे उनकी अब तक की परेशानी स्पष्ट व्यक्त होती थी। अब जब आराम से बैठने को खाली जगह मिल गई तो एक लंबी सांस लेकर चश्मा उतारकर रूमाल से मुंह का पसीना पोंछने लगे। पसीना पहुंचते पहुंचते महेंद्र की ओर देखकर उन्होंने प्रश्न किया, शिकोहाबाद कै बजे गाड़ी पहुंचेगी, आप बता सकते हैं? महेंद्र ने उत्तर दिया, जहां तक मेरा ख्याल है 12 बजे के करीब पहुंचेगी। महेंद्र कनखियों से महिलाओं की ओर देख रहा था। महिलाएं उसके एकदम सामने बैठी थीं और यदि दृष्टि सीधी करके स्वाभाविक रूप से उन्हें देखता रहता तो भी शायद ना तो चश्माधारी सज्जन को और ना महिलाओं को कोई आपत्ति होती, पर उसे अपनी स्वाभाविक संकोचशीलता के कारण उनकी ओर स्थिर दृष्टि से देखने का साहस नहीं होता था। दोनों महिलाएं बेपर्दा बैठी थीं। उनमें एक की अवस्था प्राय 35 वर्ष की होगी। वह एक सफेद चादर ओढ़े खड़ी थी। दूसरी 22-23 वर्ष की जान पड़ती थी। वह एक गुलाबी रंग की सुंदर सुरुचिपूर्ण साड़ी पहने थी। दोनों यथेष्ट सभ्य और सुशील जान पड़ती थी। ज्येष्ठा के देखने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था कि किसी समय वह सुंदर रही होगी, पर अब अस्वस्थता के कारण उसका मुखमंडल बिल्कुल निस्तेज जान पड़ता था।
कनिष्ठा यद्यपि सौंदर्य कला की दृष्टि से सुंदरी न थी, तथापि उसके मुख की व्यंजना में एक ऐसी सरल मधुरिमा वर्तमान थी जो बरबस आंखों को आकर्षित कर लेती थी। आज कई कारणों से महेंद्र का जी दिन भर अच्छा नहीं रहा। गाड़ी में बैठने तक वह चिंतित, अन्यमनस्क तथा उदास था, पर गाड़ी में बैठते ही शिष्ट, सुशील और सुंदरी महिलाओं के साहचर्य से उसके खिन्न मन में एक सुखद सरलता छा गई। यद्यपि वह संकोच के कारण कुछ कम घबराया हुआ न था, तथापि चश्माधारी सज्जन की भोली आकृति तथा सरल भाव भंगिमाओं से और महिलाओं की शालीनता से उसे इस बात पर धीरे धीरे विश्वास होने लगा था कि उनके बीच किसी प्रकार का संकोच अनावश्यक ही नहीं बल्कि अशोभन भी है। चश्माधारी सज्जन ने चश्मा उतारकर एक रुमाल से उसे पोंछते हुए पूछा, आप क्या शिकोहाबाद जा रहे हैं? जी नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्या आप शिकोहाबाद में ही रहते हैं? जी नहीं, मुझे टुंडला जाना है। मैं वहां कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। इधर कुछ दिनों के लिए घर आया हुआ था। अब अपनी वाइफ को और सिस्टर को लेकर जा रहा हूँ। सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उसे हवा बदली के लिए ले जा रहा हूँ। एक साधारण से प्रश्न के उत्तर में इतनी बातों से परिचित होने पर महेंद्र को नव परिचित सज्जन की बेतकल्लुफी पर आश्चर्य हुआ और वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने अनुमान लगाया कि ज्येष्ठा महिला सिस्टर होगी और कनिष्ठा वाइफ। थोड़ी देर में गाड़ी चलने लगी। कोई दूसरा यात्री उस डिब्बे में न आया। चश्माधारी महाशय गाड़ी चलने के कुछ देर बाद ऊँघने लगे। वे रह न सके और बंधे हुए बिस्तर को तकिया बनाकर एक दूसरे बेंच पर लेट गए और लेटते ही खर्राटे लेने लगे। न जाने क्यों महेंद्र के मन में यह विश्वास जम गया कि इन नव परिचित महाशय का जीवन बड़ा सुखी है। उनकी बेतकल्लुफी तथा उनके मुख का आत्मसंतोषपूर्ण भाव देखकर उनके मन में यह विश्वास जगने लगा था, और जब उसने उन्हें निश्चिंत सोते हुए तथा खर्राटे भरते हुए देखा तो उसकी यह धारणा दृढ़ हो गई। ज्येष्ठ महिला ने भी थोड़ी देर में ऊँघना शुरू कर दिया। वह ऊँघती जाती थी और बीच बीच में जब जबरदस्त हिचकोला खाती थी तो जाग पड़ती थी। केवल कनिष्ठा महिला पूर्णतः सजग थी। वह कभी खिड़की के बाहर झांक कर चांदनी के उज्जवल आलोक में शायद पल पल परिवर्तित प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेती थी, कभी ऊँघने वाली महिला की ओर देखती थी, कभी खर्राटे भरने वाले महाशय, शायद अपने पति को एक बार सरसरी निगाह से देख लेती थी, और कभी महेंद्र को स्निग्ध किंतु विस्मय की उत्सुकता से पूर्ण आंखों से देखने लगती थी। उन आंखों की स्थिर दृष्टि जब महेंद्र पर आकर पड़ती थी तो ऐसा उसे मालूम होने लगता था कि मोहावष्ट हुआ जा रहा है और उसकी सारी आत्मा, यहाँ तक कि सारा शरीर भी अपना रूप बदल रहा है, और यह किसी अव्यक्त तथा अतीन्द्रिय मायावी स्पर्श से कुछ का कुछ हुआ जा रहा है। वह उस स्थिर दृष्टि का तेज सहन न कर पाने के कारण आंखें फिरा लेता था। गाड़ी टर टट 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 शब्द से चली जा रही थी। जागृत महिला की गुलाबी साड़ी का आंचल हवा के झोंके से नीचे खिसक कर उसके लहराते हुए घन कुंचित काले केशों की बहार दिखा रहा था। गुलाबी साड़ी भी हवा की जोर से फर फर फहरा रही थी। महेंद्र पूर्ण जागृत अवस्था में स्वप्न देखने लगा। उसे यह भी भ्रम होने लगा कि यह महिला, जो इसके पहले उसके लिए एकदम अज्ञात थी और निश्चय ही सदा अज्ञात रहेगी, न जाने किस चिदानंदमय लोक से अकस्मात आविर्भूत होकर उसके पास आ बैठी है और गुलाबी रंग की पताका फहराकर विजय विश्व को निकली है, और वह उसका सारथी बनकर उस अनंतगामी रेल रूपी रथ पर चला जा रहा है। सारा विश्व, समस्त मानवी तथा मानसी सृष्टि उसके लिए उस कंपार्टमेंट के भीतर समा गई थी, जिसमें ऊँघने वाली महिला तथा सोए हुए सज्जन का कोई अस्तित्व नहीं था, और उसके बाहर क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाले अस्थिर माया जगत का चिर चंचल रूप एकदम असत्य सत्ताहीन सा लगता था। महेंद्र सोचने लगा कि उसने जीवन में कितनी ही स्त्रियों को विभिन्न रूपों तथा विचित्र परिस्थितियों में देखा है, पर आज का यह बिल्कुल साधारण सा अनुभव उसे क्यों ऐसा अपूर्व तथा अनुपम लग रहा है। वह सोच ही रहा था कि फिर उस विश्व विजयिनी ने अपनी सुंदर विस्मित आंखों की रहस्यमय उत्सुकता से भरी स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा।
वह मन ही मन संबोधित करते हुए कहने लगा, चिर अज्ञाता, चिर अपरिचिता देवी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी इस मर्म भेदनी दृष्टि का क्या अर्थ है? देवलोक से महाकाल के इस नगण्यतम क्षण में, जिसकी सत्ता महासागर में एक क्षुद्रतम बुदबुदे के बराबर भी नहीं है, हम दोनों का आकस्मिक मिलन घटित हुआ है और महासागर में बुदबुदे की तरह यह क्षण सदा के लिए विलीन हो जाएगा। तथापि इतने ही अरसे में क्या तुम हम दोनों के जन्मांतर के संबंध से परिचित हो गई, अथवा यह सब कुछ नहीं है? तुम्हारी आंखों की उत्सुकता का कोई मूल्य नहीं है, मेरी विह्वल भावुकता का कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण जो है वह है तुम्हारे पास लेटे हुए व्यक्ति का खर्राटे भरना। शिकोहाबाद पहुंचने पर चश्माधारी सज्जन की नींद न टूटी और ज्येष्ठा महिला ऊँघती रही, पर महेंद्र की विश्व विजयिनी की आंखों में एक क्षण के लिए भी निद्रा रसावेश का लेश भी नहीं दिखाई दिया। और वह बीच बीच में अपनी मर्म भेदिनी दृष्टि की प्रखर उत्सुकता से उसके हृदय को अकारण निर्मम रूप से बिद्ध करती चली जाती थी। फलस्वरूप महेंद्र की गुलाबी मोहकता भी शिकोहाबाद पहुंचने तक अखंड बनी रही। शिकोहाबाद पहुंचने पर विश्व विजयिनी ने चश्माधारी सज्जन के किंचित स्थूल शरीर को हाथ से हिलाते हुए जगाया। ऊँघती हुई महिला भी संभल कर बैठ गई। कुलियों से सामान उतरवाकर चारों व्यक्ति उतर पड़े। दिल्ली वाली गाड़ी जिस प्लेटफॉर्म पर लगने वाली थी, वहां को जाने के लिए पुल पार करना पड़ा। पुल पार करके वे लोग जिस प्लेटफॉर्म पर आए, वहां कहीं एक भी बत्ती जली हुई नहीं थी, पर चूंकि सर्वत्र निर्मल चांदनी छिटक रही थी, इसलिए बत्ती की कोई आवश्यकता न जान पड़ी। गाड़ी के आने में अभी 1.5 घंटे की देर थी। चश्माधारी महाशय एक बेंच पर बिस्तर फैलाकर लेट गए। दोनों महिलाएं भी नीचे रखे हुए सामान के ऊपर बैठ गईं। चश्माधारी सज्जन ने महेंद्र से कहा, आप भी किसी बेंच पर बिस्तर बिछाकर लेट जाइए। पर कोई खाली बेंच नहीं थी और न महेंद्र सोने के लिए ही उत्सुक था। आज की रेलवे यात्रा की चंद्रोज्वल रात्रि उसे चिर जागृत और चिर जीवित स्वप्न लोक में विचरण का अवसर दे रही थी। वह प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए अपने अंतर मन में नवोद्घाटित जीवन वैचित्र की चहल पहल देखकर विस्मित हो रहा था। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि वह जीवन की मधुरिमा से आज प्रथम बार परिचित हो रहा था। रेलवे लाइन के उस पार दिगंत विस्तृत ज्योत्स्ना राशि अपने आवेश में स्वयं पुलकित हो रही थी और सामने काफी दूर 2 रक्त रंजित गोलाकार प्रकाश चिन्ह आकाशदीप की तरह मानो आनंदोज्वल रंगीन जीवन का मार्ग उसके लिए इंगित कर रहे थे। रेलगाड़ी में होकर वह अनेक बार आया था और गया था, और कितनी ही बार उसे रात के समय स्टेशनों पर गाड़ी के इंतजार में ठहरना पड़ा था। पर आज की ऐन्द्रजालिक उल्लासपूर्ण अनुभूति उसके लिए एकदम नई थी। इस बार इंद्रजाल के उद्घाटन का श्रेय जिसको था, वह मायाविनी इस समय टीन की छत के नीचे की छाया में बैठी हुई थी और अंधकार में उसकी आंखों के जादू का चलना बंद हो गया था। पर वहां पर मात्र उसका अस्तित्व ही महेंद्र की आत्मा में मायालोक की मोहकता का सृजन करने के लिए पर्याप्त था। वह टहलते टहलते ना मालूम किन निरुद्देश्य स्वप्नों की माया के फेर में पड़ा हुआ था कि अचानक चश्माधारी महाशय ने बेंच पर से पुकारते हुए कहा, अरे जनाब, कब तक टहलिएगा? अगर लेटना नहीं चाहते तो यहाँ पर बैठ तो जाइए। नींद तो अब आवेगी नहीं, इसलिए गाड़ी के आने तक गपशप ही रहे। महाशय जी पहले ही काफी सो चुके थे, इसलिए अब नींद नहीं आ रही थी। महेंद्र मुस्कुराता हुआ उनके पास अपने सूटकेस के ऊपर बैठ गया। महाशय जी ने कहा, आप दिल्ली में कहीं मुलाजिम हैं? जी नहीं। तब आप क्या करते हैं? आप खद्दर पहने हैं, क्या आप राजनीतिज्ञ हैं? पहले था, अब नहीं के बराबर हूं। वह कैसे? इस प्रश्न के उत्तर में महेंद्र ने परम क्लांति का भाव दिखाते हुए कहा, अरे साहब, सुन के क्या कीजिएगा, व्यर्थ में आपके संस्कारों को आघात पहुंचेगा। इस चर्चा को हटाइए और किसी अच्छे विषय की चर्चा चलाइए। स्वभावतः चश्माधारी का कौतूहल बढ़ा। उन्होंने आग्रह के साथ कहा, फिर भी जरा सुने तो सही, आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई? महेंद्र की सुप्त स्मृतियां तिलमिला उठी थीं। कनखियों से उसने देखा, प्राय अंधकार में बैठी हुई मायाविनी महिला का ध्यान उसी की ओर था।
पल में उसके मानसिक चक्षुओं के आगे उसके सारे विगत जीवन की व्यर्थता के दुखद संस्मरणों की झांकी चित्रपट पर क्रम से परिवर्तित होने वाले चित्रों की तरह भासमान होने लगी। भाव के आवेश में आकर उसने कहा, अच्छा तो सुनिए। 11 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की अवस्था तक गांधी के सिद्धांतों के पीछे पागल होकर, भूखों रहकर, पग पग ठोकरें खाकर, समाज तथा परिवार की फटकारें सहकर, जीवन के सब सुखों को अपने ध्येय के लिए तिलांजलि देकर, राष्ट्रीय आदर्श को ब्रह्म तत्व से भी अधिक महत्व देकर, सच्ची लगन से अपनी सारी आत्मा को निमज्जित करके देश का काम किया। 3 बार काफी अवधि के लिए जेल में सड़ता रहा। बार बार पुलिस के डंडे सिर पर पड़ते रहे। जमीन जायदाद कुर्क हो गई। माता पिता अपनी कपूत संतान के कारण तबाह होकर मानसिक और शारीरिक पीड़ा की पराकाष्ठा भोग कर चल बसे। पत्नी तड़प तड़प कर अपने भाग्य को कोसती हुई मर गई। फिर भी मैं राष्ट्र से कल्याण के परम ध्येय को स्त्री, परिवार, आत्मा और परमात्मा से बहुत ऊंचा मानता हुआ सच्ची लगन से काम करता रहा। जब अंतिम बार जेल खाने में बंदी मियाद पूरी करने के बाद थका मांदा मन और शरीर से क्लिष्ट और क्लांत होकर मैं बाहर आया, तब एक एक करके उन स्नेही जनों की स्मृतियां मेरे मन में उदित होकर व्यक्त होने लगी, जिनकी मैं सदा अवज्ञा करता आया था। अपनी पत्नी से मैंने जीवन में शायद 2 दिन भी घनिष्ठता से बातें न की होंगी। जब मैं बाहर रहता था तो उसके पत्र बराबर मेरे पास आते रहते थे और मैं सरसरी दृष्टि से पढ़कर अवज्ञा से फाड़कर फेंक देता था। 1 या 2 बार से अधिक मैंने उसके पत्रों का उत्तर नहीं दिया, और 2 बार जो उत्तर दिया था वह भी 4 पंक्तियों में बिल्कुल रूखे सूखे ढंग से। अब जब मैं अपने को सारे संसार में अकेला, स्नेह तथा संवेदना से वंचित, असहाय तथा निरुपाय अनुभव करने लगा, तो उसकी भोली भाली सकरुण स्नेह की वेदना से भरी सहज सलोनी मूर्ति प्रतिपल मेरी आंखों के आगे भासित होने लगी। उसके पत्रों में सरल शब्दों में वर्णित कातर व्याकुलता के हाहाकार की पुकार मानो मेरी स्मृति के अतुल गहवर में दीर्घ सुप्ति की घोर जड़ता के बाद अकस्मात जागृत होकर मेरे हृदय पर जलते हुए अंगारों के गोलों से आघात करने लगी। अपने जीवन में कभी किसी बात पर नहीं रोया था। माता पिता तथा पत्नी, किसी की मृत्यु पर आंसू की एक बूंद मेरी आंखों से न निकली थी। अब रह रहकर उन लोगों की याद में बिलख बिलख कर मैं बार बार रो पड़ता। मेरी स्नेहशील पति पारायण पत्नी की करुण पुण्य छवि उज्जवल नक्षत्र की तरह मेरी आंखों के आगे स्पष्ट भासमान होने लगी। रह रहकर मेरा जी विकल हो उठता था और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता जैसे मेरे हृदय में किसी के निष्कलंक सुकुमार प्राणों की पैशाचिक हत्या का अपराध पाषाण भार की तरह पड़ा हो। बहुत दिनों तक इस नृशंस अपराध की भयंकर अनुभूति का भूत मेरी आत्मा को अत्यंत निष्ठुरता से दबाता रहा। अब भी यह भौतिक आतंक कभी कभी मेरे मन में जागृत हो उठता है। फिर भी अब मैंने अपने मन को बहुत समझा लिया है और जीवन को एक नई दृष्टि से नए रूप में देखने लगा हूँ, और साधारण से साधारण घटना भी कभी कभी मेरे मन में एक अलौकिक आनंद का आश्चर्य उत्पन्न करने लगती है। किसी स्त्री को देखते ही अब मेरे हृदय में एक श्रद्धापूर्ण उत्सुकता का भाव जाग पड़ता है। ऐसा मालूम होने लगता है जैसे अपने जीवन में पहले स्त्री को देखा भी न हो। अब पहली बार इस आनंदमयी रहस्यमयी जाति के अस्तित्व का अनुभव मुझे हुआ हो। महेंद्र का लंबा लेक्चर समाप्त होते ही चश्माधारी सज्जन हा हा करके ठट्ठा कर हंसते हुए बोले, आप भी बड़े मजे के आदमी हैं, खूब। यह कहकर वह बेंच पर आराम से लेट गए और उन्होंने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वह जोर से खर्राटे लेने लगे। एक लंबी सांस लेते हुए महेंद्र ने प्राय अंधकार में अस्पष्ट झलकती हुई गुलाबी साड़ी की ओर देखा। 2 आंखों की मार्मिक दृष्टि से तीव्र मोहकता इस अर्ध अंधकार में भी विस्मित वेदना की उत्सुक उज्जवल रेखाओं को विकिरित कर रही थी। महेंद्र पुलक विह्वल होकर मंत्र मुग्ध सा बैठा रहा। घंटी बजी। दिल्ली को जाने वाली गाड़ी के आने की सूचना देते हुए सिग्नल डाउन हुआ। सामने रक्त आकाश दीप के बदले हरे रंग का प्रकाश चल उठा।
यह हरित आलोक महेंद्र के मानस पट में साड़ी के गुलाबी रंग के साथ मिलकर एक स्निग्ध शुचि सौंदर्य लोक का सृजन करने लगा। थोड़ी देर में दूर ही से गाड़ी का सर्च लाइट दिखाई दिया। चश्माधारी महाशय महेंद्र के जगाने पर फड़फड़ाते हुए उठे। कुलियों ने सामान संभाल लिया। भगभग करती हुई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ लगी। बड़ी भीड़ थी। चश्माधारी सज्जन को महिलाओं के साथ कुली लोग इंजन के उल्टी ओर बहुत दूर तक ले गए। कहीं स्थान न पाकर अंत में एक डिब्बे में जबरदस्ती घुस गए। महेंद्र भी उन लोगों के साथ साथ जा रहा था, पर जिस डिब्बे में वे लोग घुसे उस डिब्बे में स्थान का निपट अभाव देखकर वह विवश होकर एक दूसरे डिब्बे में चला गया। वहां भी काफी भीड़ थी। किसी प्रकार उसने अपने बैठने के लिए थोड़ा सा स्थान बनाया। गार्ड ने सीटी दी। गाड़ी चल पड़ी। महेंद्र के मस्तिष्क में नाना अस्पष्ट भावनाएं चक्कर काटने लगीं। 2 दिन से उसे नींद नहीं आई थी। आज भी वह अभी तक सो नहीं पाया, इसलिए सोचते सोचते वह ऊँघने लगा। ऊँघते हुए उसने देखा कि गुलाबी रंग की साड़ी द्रौपदी के चीर की तरह फैलती हुई अकारण सारे आकाश में छा गई है। सहसा 2 स्थानों पर वह गगनव्यापी साड़ी फटी और उन 2 छिद्रों से होकर 2 वेदनाशील तीक्ष्ण उज्जवल आंखें तीर की तरह प्रखर वेग से उसकी ओर धावित होकर एक रूप में मिलकर एक बड़ी आंख के आकार में परिणत हो गईं। वह बड़ी आंखें उसके शरीर को छेद कर उसके हृत्पिंड को छूकर फिर ऊपर आकाश की ओर तीर की तरह छूटी और आकाश में फैली हुई गुलाबी साड़ी में जा लगी और फटकर फिर से 2 सुंदर किंतु करुणा विकल आंखों के आकार में विभक्त हो गई। टुंडला स्टेशन पर गाड़ी ठहरने पर महेंद्र पूर्णतः सचेत होकर बैठ गया। चश्माधारी महाशय दोनों महिलाओं को साथ लेकर कंपार्टमेंट से बाहर उतरे और सामान को कुलियों के हवाले करके उनके साथ बाहर फाटक की ओर चले। महेंद्र ने अपने कंपार्टमेंट से अपनी विश्व विजयिनी को देखा। वह इस उत्सुकता में था कि एक बार अंतिम समय के लिए दोनों की आंखें चार हो जाएं, पर न हुई और गुलाबी साड़ी से आवृत सजीव प्रतिमा व्यस्त विह्वल सी आगे को निकल गई। टुंडला से गाड़ी छूटने पर महेंद्र के कानों में चश्माधारी सज्जन के ठठाकर हंसने का शब्द गूंजने लगा। उसके अदृष्ट का चिर व्यंग्य पुकार मानो बार बार कहता था, हा हा, आप भी बड़े मजे के आदमी हैं, खूब। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपको आनंद आया होगा। इस प्रकार अन्य कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके लिए बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।